कोई बात नहीं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए करे कि नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगी मेरा बेटा। ठीक है, जिसका जो जो भी इश्यू था इट्स ओके। आप लोग मुझे अपना कवर कर, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीपीपी उठा के बैठ गए और गूगल से आंसर देख रहे हो, नहीं, आपको वो चैप्टर पढ़ना है बेटा। ठीक है, सबके पास सब मटेरियल है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, बस तुम्हें क्या काम करना है, करना है। देखो देखो बेटा, पीरियोडिक वाला चैप्टर ना बहुत ही छुटकू सा है, उसको तो ना मतलब निपटा दो करके। केमिकल बॉन्डिंग आई नो बड़ा चैप्टर है, तो उसके लिए मैं तुम लोगों को 3 दिन दूंगी। कल संडे को इवनिंग में मैं शेयर करूंगी, एंड तुम्हें मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन का टाइम दूंगी। थर्सडे को मैं उसका डिस्कशन करूंगी। समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बेटा, जब तक तुम्हारा इनऑर्गेनिक चल रहा है तो तुम लोगों के पास अच्छा मौका है 11th को करने का। मैं ये तो ना कह रही हूँ सारे कर लो, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ सारे कर लो। मैं कह रही हूँ कि कुछ चैप्टर्स कर लो, लाइक 11th में जो आ रहे हैं 5 चैप्टर का टेस्ट है ना, तो 5 में से 3 कर लो। और मुझे लग रहा है 3 ही कर पाओगे शायद तुम लोग। 3 कर लो, जो माना किसी को हो सकता है 5 भी आते, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है। बट जिसको आते ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं आ रहा, तो आप प्लीज 3 चैप्टर कर लीजिए एटलीस्ट। पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या मोल कंसेप्ट, जो भी तुम लोगों को सही सा लगता है चैप्टर। हिम्मत जैसे बेटा तेरा मन करे वैसे भेज दियो मैं। कोई बात नहीं, चेतना जितना तुमसे होगा बेटा उतना मेरे को बता कर देना, ठीक है? चलो चलो बेटा, चलो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आज एफ्लोक स्टार्ट करना, लेंथेनॉइड्स करने हैं। तो एफ्लोक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं प्रीवियस जो तुम लोग करके आए हो पिछली क्लास में, उसका एक बार मैं रिकैप कर लेती। तो आप लोगों ने डिस्कस किया होगा सर के साथ, के मतलब सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा KMnO4 और मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज को तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो आपकी जो एनसीईआरटी में वही करना। उसके अलावा देयर आर सम अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि क्लास में कवर नहीं हुई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, आई गेस टोटल मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे, हाँ 7-8 रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट यस उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन मेरे लिए था, आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े क्या अच्छे से? गुड इवनिंग शिखा। शिखा मुझे असाइनमेंट भेज देना बेटा। यस मैम। तुमने नहीं भेजा है। मिसबा आ गई क्या? मिसबा, हाँ यस मैम। आपने भी नहीं भेजा मेरा बेटा। यस प्रियांशी, मैम। मतलब मुझे चाहिएगा, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, अच्छे से उसको पढ़ यस के मैम। मुझे करके भेजिए। अब क्योंकि बेटा कल तुम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, तो टेस्ट दे लो तुम लोग, उसके बाद कल रात को भेज देना तुम लोग, सबकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अब तो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करोगे, अब तो शायद क्लास के बाद तुम लोग मे भी सो भी जाओगे। ठीक है, तो कल अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट दे देना, ऑल द मतलब पहले ही बोल रहा हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो रात को भेज देना तुम उसका। ठीक है, अच्छा तो मुझे लास्ट क्लास का रिकैप ये कराना था कि तुम लोगों ने स्ट्रक्चर कर लिए थे क्या, कि MnO4 का स्ट्रक्चर, इसको आप MnO4 नेगेटिव भी लिख लेना, ये क्या था, पोटेशियम परमैग्नेट था। इसके अलावा एक था पोटेशियम मैग्नेट, इसको आप ऐसे भी लिख लेते। ठीक है, ये आपका ग्रीन कलर का था और ये आपका पर्पल कलर का था। ठीक है, उसके बाद और क्या है यहाँ पे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या आप बोल दो इसको डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, और क्या बताया, और क्या किया था तुम लोगों ने, पोटेशियम क्रोमेट, या इसको बोल दो क्रोमेट आयन। ठीक है, ये कौन से कलर का था, डीप ऑरेंज कलर का था, या रेड ब्राउन कलर भी लिखा होता है कुछ कुछ बुक्स में, और ये होता है तुम्हारा येलो कलर का। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर क्या क्या थे इनके, याद आ रहा होगा थोड़ा, टेट्राहेड्रल थे दोनों के, है ना? और इसमें क्या था, MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी। जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा एक बार रीजॉइन कर लीजिए प्लीज। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी।
Yes, ma'am. हाँ, और +7 में क्या होता है, D0 होता है, तो ये डायामैग्नेटिक था। लेकिन जो पर्पल कलर आता है वो किस वजह से आता है, LMCT की वजह से आता है। ठीक है, LMCT क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। शायद मैंने पहले जिक्र किया है इस बात का, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कराऊंगी, याद है। Yes, ma'am. हाँ, तो मैं इसको आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो कलर किस वजह से आता है मेरा बेटा, पर्पल कलर किस वजह से आता है, LMCT की वजह से आता है। और क्या होता है इसमें, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन अपने प्योर वाइटल यूज करता है और मैग्नीज अपने प्योर वाइटल यूज करता है। ठीक है, ऐसे ही MnO4 नेगेटिव में क्या होता है, D1 होता है। Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। Yes, ma'am. और इसमें जो कलर आता है ग्रीन, वो LMCT की वजह से नहीं आता, वो DD ट्रांजिशन की वजह से आता है। ठीक है, और क्या था, हाँ इसमें भी टेट्राहेड्रल था, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग थी। इसमें क्या था, ये कैसा स्ट्रक्चर दिखा था तुम लोगों को, इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट मैं ऐसे बनवाती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देनी है तुम्हें। ठीक है, जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है वही मानोगे तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, जो ये वाली बोन लेंथ होती है और ये जो बोन लेंथ होती है बराबर नहीं होती है ना, एक्स वाली बोन लेंथ वाई से बड़ी होती है। ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका कलर किस वजह से आ रहा है, वही LMCT की वजह से आ रहा है। ऐसी जो क्रोमेट का कलर होता है वो येलो होता है। इसमें भी क्या बोलते हैं, आपका जो कलर आता है वो LMCT की वजह से आता है। D0 होता है, डायामैग्नेटिक होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, और इसका जो होता है स्ट्रक्चर वो इस तरीके से दिख रहा था तुम लोगों को। ठीक है, इसमें जो बोन लेंथ होती है, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो दोनों क्या होती है, बराबर होती है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप लोगों को जो कवर करने हैं, नहीं किए तो करने हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और बाकी सर ने शायद प्रॉपर्टीज करवा दी होंगी, वो तो उतनी ही आपको करनी है। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और है, मुझे नहीं पता वो मतलब हुई है नहीं हुई, मैंने दूसरे बैच में नहीं कराई थी, तो आप में करा दूंगी। 4-5 ही है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगी ना मैं बता दूंगी वो, आज तो नहीं, आज क्योंकि थोड़ा ज्यादा काम ही करना अपने को। ठीक है, उसके अलावा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया था क्या, नहीं किया था, बस बता दीजिए मेरे को। ऐसा कोई टेस्ट किया था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप लोगों ने? No, ma'am. कोई बात नहीं, No, ma'am. No, ma'am. कोई बात नहीं बेटा। तो बेसिकली काफी ज्यादा पॉपुलर टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं, यहाँ पे 40 बच्चे बैठे हो, है ना, 40 बच्चों को मैंने लैब में खड़ा कर रखा है। हर किसी को मैंने एक पुड़िया दे दी, पुड़िया मतलब एक सैंपल दे दिया जिसमें सोल्ट है। हो सकता है किसी के स्कूल में करवाया हो क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसको आप सोल्ट एनालिसिस भी बोलते हो। ठीक है, तो उसमें हम डिटेक्शन करते हैं कि क्या प्रेजेंट है सोल्ट में, कौन सा आयन प्रेजेंट है, कैटायन और अनायन के लिए करते हैं। तो बेसिकली जो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है, ये क्लोराइड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, क्लोराइड्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुम सबको क्या है, एक एक सैंपल पकड़ा दिया, उसमें सोल्ट डाल दिया। मुझे पता है कि इसमें Cl नेगेटिव है, बट तुम लोगों को नहीं पता। तुम लोग पता करके आओगे इसमें है या नहीं, तो उसके लिए बहुत ही पॉपुलर टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब मेरे पास यहाँ तो सेटअप नहीं है वैसा, और आई डोंट नो कि स्कूल में करवाएंगे या नहीं कराएंगे तुम लोगों के, तो तुम लोग गूगल पे जरूर इसको सर्च करना, यूट्यूब पे बहुत ही आराम से तुम्हें कम से कम 10-50 वीडियो मिल जाएंगे इसकी, तो एक बार देख लेना। करा दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो इसमें क्लोराइड होता है ना बेटा, वो आयनिक क्लोराइड लेते हैं हम। आयनिक क्लोराइड बोलते हैं, मेटल क्लोराइड बोलो, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, NH4Cl होता है। आयनिक क्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बेटा डिटेक्शन करते हैं ना किसी चीज की, तो वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। कोवलेंट फॉर्म में होगा तो कभी भी टेस्ट नहीं देगा, ये हमेशा ध्यान याद मतलब रखना मेरी बात। ठीक है, तो लेट्स से कि इसमें कोई भी ले लो आप, MCl लिख रहे हो फिलहाल में। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो आपके पास सैंपल मैंने आपको दिया है, आपको थोड़ा सा स्पेचुला से लेके, स्पेचुला से आपको अपने टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, उसमें क्या डालोगे तुम, उसमें तुम डालोगे
K2Cr2O7 जो तुम्हारे लैब में पड़ा होगा, ठीक है। उसका थोड़ा एक्वस सोल्यूशन बना लो, प्लस उसमें ऐड कर देना कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है मेरा बेटा। उसमें ऐड कर देना साइड ट्यूब, टेस्ट ट्यूब की साइड से क्या कर देना, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 उसमें डाल देना ड्रॉपर से, ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है। ऐसे मत डाल देना, हाथ पे गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज डाल देना। तो जैसे ही तुम करोगे ना, अगर तो आपके सैंपल में क्लोराइड आयन हुआ तो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, क्रोमाइल क्लोराइड के डीप रेड ब्राउन वेपर्स मिलेंगे, CrO2 Cl2, ठीक है। कैसे वेपर होते हैं इसके मेरे बेटा, डीप रेड ब्राउन वेपर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ये वेपर्स बने, आपको क्या करना है, इसको NaOH सॉल्यूशन से पास करना है। मतलब आप NaOH सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ले लेना और जो भी उसके वेपर्स होंगे पास कराना, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। और वो येलो कलर का सॉल्यूशन क्या है, क्या बनेगा, वो सोडियम क्रोमेट, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। इसमें आप क्या डालते हो, Yes, ma'am. इसमें आप डालते हो, फिर इसमें आप डालते हो लेड एसीटेट। लेड एसीटेट क्या होता है, लेड अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या करता है, सोडियम क्रोमेट और लेड एसीटेट, मतलब जब आप लेड एसीटेट ड्रॉप वाइज डालते हो इसमें येलो सॉल्यूशन में, तो आपको क्या मिल जाता है, लेड क्रोमेट के क्या मिल जाते हैं, डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। अगर ये मिल जाता है तो आप कंफर्म कर लेते हो कि यस, हमारे पास जो मैम ने हमें सैंपल दिया है उसमें क्या है मेरा बेटा, Chlorine. क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। उसमें क्या है, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो कि कौन कौन जो है वो टेस्ट नहीं देते हैं, लिखो। एजी सुनो, प्यार हो गया, AgCl कोवलेंट कंपाउंड है, नहीं देगा टेस्ट, SnCl4 नहीं देगा, PbCl4 नहीं देगा, Hg2Cl2 नहीं देगा, और आपका HgCl2, ये आपके क्या नहीं देते हैं मेरा बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, ठीक है। अजी सुनो, प्यार हो गया, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डज नॉट गिव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डज नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास है बेटा, सब जानते हो ना मुझे, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला टेस्ट अगर आपका पेंडिंग था तो प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिख लें, और एक बार इसकी यूट्यूब वीडियो देख लेना 5 मिनट की, ठीक है। उसके अलावा जो रिएक्शंस हैं जो रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि मुझे लेंथेनोइड्स भी कराने हैं, और फिर आप लोगों के जो DPP जिसने मुझे नहीं भेजी है, तो अभी आप लोगों को डाउट नहीं आए होंगे। बाकी जिन्होंने मेरे को भेज दिया, लाइक मुस्कान, 2 मुस्कान है यहाँ पे, 3-4 मुस्कान आई गेस, जिसमें से मेरे को भेजी है कुछ बच्चों ने, तो आपके डाउट होंगे तो मैं ले लूंगी, ठीक है। चलो, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को, कोमल आप 2-3 दिन से नहीं थे ना बेटा क्लास में, यस मैम। रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। प्रिंस तुम भी थोड़े रेगुलर नहीं हो बेटा, कल सब कर रही हूँ, मुझे लास्ट रह गए। क्या हो गया बेटा कोमल, मैम कर लिए, 2 तो कर लिए और एक की जो कल हुआ है ना वो लास्ट रह गया मेरा। चलो कर लेना उसको, ठीक है। हाँ, अब उनमें क्या कह रही हूँ, कल आप सबका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, तो जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं जिनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है वो सब बच्चे टेस्ट देंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है क्या, मैं करवाऊं, आपसे क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम। तो बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 किस में रिड्यूस होता है बेटा, MnO2 में जाता है ना, Yes, ma'am.
+7 से Yes, +4 ma'am. n फैक्टर Yes, ma'am. होता है। आप लोग कैसे याद रखेंगे इसको? अगर आपने याद कर लिया है तो ठीक है, वरना ऐसे याद कर सकते हैं 135 बना से 135 बना 135 बना 1 मतलब ये n फैक्टर लिख रखा है मैंने। बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1 होता है, न्यूट्रल मीडियम में या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में बेटा n फैक्टर 3 होता है, और एसिडिक मीडियम में n फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। ऐसे याद कर लेना, अगर याद पहले से है तो ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है अल्कलाइन मीडियम में आई नेगेटिव किस में चेंज होता है? आयोडेट में होता है, अगर तुमने पढ़ा है तो कल। ठीक है, तो Yes, ma'am. हाँ ठीक है, ये आपकी बहुत कॉमन रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी वाली रिएक्शन तो तुम लोगों को बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है। तो KMnO4 बेटा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो इसने खुद को तो क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया, और इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये -5 है और यहाँ पे कितनी है? +5 है क्या? हाँ। अब आपसे पूछे कितने मोल्स KMnO4 के चाहिए होंगे, कितने रिड्यूस होंगे, किसके थ्रू? बाय 1 मोल ऑफ KI। तो बेटा अगर तुम लोगों ने रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा है, जो मेरे से पढ़े हैं पिछले साल, उन्होंने वो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने मतलब स्कूल में भी पढ़ा हो, मतलब पढ़ा होना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना जब तुम लोगों को टाइम लगे। तो वहां पे एक लॉ होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सॉल्व करते हैं। मैम इसमें न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया? आपने तो मना किया था। हाँ, हालांकि ये जो न्यूमेरिकल है ये रिडॉक्स चैप्टर से है, लेकिन आपके डीएनएफ ब्लॉक वाले जो डीपीपी आपको मिलेंगे या आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन है ऐसे। तो मैं इसलिए करवा रही हूँ, कहीं आपको फिर ये ना लगे कि मैम ये वाला तो पता नहीं कहाँ से ही आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये क्वेश्चन सोल्व होता है, आपको पढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा भी हल्का हल्का भी याद है तो याद करो। यहाँ पे क्या लिखते थे हम? ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करते थे। याद आ रहा है किसी को थोड़ा बहुत? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 किसी को भी नहीं याद आ रहा? सच बताओ, 40 बच्चों में से किसी को भी याद नहीं आ रहा क्या? ऐसे तो मत करो तुम लोग, धुंधला धुंधला भी याद नहीं आ रहा क्या? Yes, ma'am. आ रहा है। थोड़ा सा ब्लरी सा आ रहा हो, बेशक कुछ तो आ रहा होगा। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके? KMnO4 के इनटू n फैक्टर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके? KI के इनटू n फैक्टर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल नहीं है, n फैक्टर कितना है बेसिक मीडियम में? 3 का। KI के मोल्स कितने हैं? देखो देखो कितने दिए हुए हैं? 1। n फैक्टर कितना है? 6 है ना। n फैक्टर कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2। तो कहाँ का क्वेश्चन है ये? है तो रिडॉक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, बट ये डाला हुआ है तुम्हारे डी वाले में। तो अगर मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया लेट्स से, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम भूल गए हो पूरी तरह, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा रिवाइज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज लेंथेनोड्स और एक्टिनोड्स। एक्टिनोड्स में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लेंथेनोड्स हम इसी क्लास में क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है मैंने पी ब्लॉक आपको ऑलरेडी करवा दिया, डी ब्लॉक करा दिया, एस ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक चीज अगर तुम यहाँ पे नोटिस कर रहे हो मेरे बेटा, तो तुम इसको येलो वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो। यहाँ पे 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज थोड़ा जूम कर लीजिए। 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ रहा है, बीच वाले खा गए ना एलिमेंट्स। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 89 के बाद 104 आ रहा है, बीच वाले गायब एलिमेंट्स। तो एक्चुअली वो बीच वाले कहाँ हैं? उन दोनों सीरीज को अलग से बाहर निकाल के रख दिया गया है। रख क्यों दिया गया है? क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिनको अभी मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे रही हूँ या देने वाली हूँ, उनको अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से सिमिलर नहीं है। इसलिए सोचा कि भैया इनको साथ क्यों पढ़ रहे हैं, अलग कर लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एक चीज ध्यान दे पा रहे हैं तो बेटा जो ये लेंथेनम है ना, लेंथेनम, इसका नाम क्या है? लेंथेनम। और ये क्या है? एक्टिनियम। मैं लिख भी देती हूँ, लेंथेनम, एक्टिनियम।
तो ये क्या है मेरा बेटा, ये दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है? डी ब्लॉक डी एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहे होंगे ये डी ब्लॉक में, लेकिन फिर आप ये भी पूछ सकते हो मैम तो एफ ब्लॉक के साथ क्यों पढ़ रहे हैं इसको? वो इसलिए पढ़ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ सिमिलर है, इसीलिए जो लेंथेनम और एक्टिनियम को हमने क्या कर दिया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में रख दिया है। जो आपका ये 6th पीरियड है, अगर आप नोटिस करो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो 6th पीरियड आपके लेंथेनोइड्स है। कहां से कहां तक? 58 to 71, बिकॉज 57 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है। और 7th पीरियड वाले एक्टिनोइड्स हैं, तो थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, कहां से कहां तक? 92 लेकर 103, ये आपके क्या है? एक्टिनोइड्स हैं। ठीक है। और सीरियम से लेकर लुटेशियम तक आपके क्या है मेरा बेटा? लेंथेनोइड्स हैं, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। हो गई बात? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब इसको याद कैसे करोगे? याद भी करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक टू लर्न लेंथेनोइड्स। ठीक है। तो मैं ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि आगे फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मेरे को स्पेस मिल जाएगा। देखो, अगर किसी को आता है पहले से, किसी ने स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं भी, कोचिंग तो नहीं जाते होगे, कहीं भी पढ़ा हुआ है पहले से, तो ठीक है। मैं आपको लेंथेनोइड्स आज सिखा रही हूँ। एक्टिनोइड्स को याद करने का तरीका वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो कैसे याद करेंगे बेटा? इधर आओ। देखो, पहली चीज अपने जहन में ये बिठाओ कि इस वाले चैप्टर में, मतलब लेंथेनोइड्स वाले टॉपिक में आपको क्या क्या आना चाहिए। पहली चीज, हर एक लेंथेनोइड का सिंबल आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए। तीसरी चीज, एनसीईआरटी ने 2 पेज में लेंथेनोइड्स को पूरा खत्म किया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन, 2 पेज में जो भी लाइंस हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर साल उन्हीं लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो मैं सबसे पहले क्या लिख रही हूँ, ये नाम तो वैसे लिखे ही हुए हैं, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ला, इसको मैं बोलूँ ला। ला, ला चिक्की ने, ला, ला चिक्की ने दी, उस क्लास में भी मैं यही बोल रही थी। ला चिक्की परी ने, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं, यूं मतलब यूं, समझ गए ना? यूं, वो वाला यूं, यूं, यूं घड़ी तुम्हें दी है, और तुम, और को ऐसे लिख लो, और तुम ये भी स्पेलिंग पे मत जाना, मैं जान करके ऐसे इंटेंशनल लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। लुटा रही है, लुटा रही हो। मैम ये तो बड़ा मुश्किल है, इजी है, हो जाएगा। क्या बोला मैंने? ला चिक्की परी ने, आंखें बंद करके दोहराओ इसको। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है, और तुम ये भी लौटा रही हो। किसने दी है घड़ी? प्रेम सम्मान से ला चिक्की परी ने, तीनों ने दिया, तीनों बहनें हैं ये। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है, और तुम ये भी लौटा रही। ठीक है। अब बात आते हैं ला है क्या? ये ला है लेंथेनम। ला क्या है मेरा बेटा? लेंथेनम। लेंथेनम, और स्पेलिंग में बड़ा पंगा है। लेंथेनम। चिक्की बोले तो सीरियम, चिक्की बोले तो सीरियम, परी बोले तो, परी बोले तो प्रेसियोडाइमियम। मैम ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम याद करने पड़ेंगे। देखो, नाम याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, बट सिंपल यू शुड लर्न, उसके बिना काम नहीं चलेगा। परी ने मतलब एनडी, नियोडाइमियम। प्रेम, पीएम, पीएम का नाम क्या है इसमें? प्रोमोथियम, प्रोमोथियम। सम्मान से ये क्या है? समेरियम। क्या है? आई होप आप लोग लिख रहे हैं अपने नोटबुक में। समेरियम। यू मतलब क्या है? यू ही है, यूरोपियम। घड़ी यानी कि जीडी, गैडोलिनियम। तुम्हें यानी कि टीबी, टर्बियम।
डी मतलब डीवाई डिस्पोसियम, है मतलब होल्मियम, और मतलब अर्बियम, तुम यानी कि थूलियम, ये भी मतलब यटर्बियम, लोटा मतलब लुटेशियम। 40 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे नाउ, अभी क्लास स्टार्ट हुए शायद 10 मिनट भी नहीं हुए, 5 बच्चे गायब। भाई अपना लोग अपना ना डेटा बचा के रखा करो, ये माइंड में सेट कर लो कि 3 घंटे की क्लास है हमारी, 2 क्लास, 2 क्लास है 3 घंटे की, तो उसके लिए आपको डेटा बचाना ही पड़ेगा। समझ में आई तुम लोगों को? अगर कोई तुम्हारे छोटे भाई बहन उड़ा देते हैं, मत दिया करो फोन, ठीक है? क्या बोल रहे हो? यहाँ पे ER लिखना तो ER लिख लो, मैंने यहाँ पे और लिखा है बेटा, और तुम ये भी लौटा रही हो। OR क्या है? ER मतलब अरबियम, सिंबल लिखा है मैंने इसका। फिर से बताऊं क्या फटाफट? आइए इधर और मुझे थम्स अप कर देना, यस मैम लिख लिया है। देखो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा देखो याद करने में टाइम तो जाएगा, नाम याद नहीं होंगे कोई बात नहीं, बट ये सिंबल करने पड़ेंगे। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी और तुम ये भी लौटा रहे हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होती है, जैसे मुझे कहाँ होती है, मैं ला चिक्की ने बोल देती हूँ डायरेक्ट, ला चिक्की परी ने बोलना, परी यानी कि PR को नहीं बोलना, ठीक है? उसके अलावा कहाँ कंफ्यूजन आ सकती है? प्रेम सम्मान से ये मत बोलना, प्रेम सम्मान से तुम्हें यूं घड़ी दी है, नहीं, प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है। और ध्यान रखना तुम्हें भी यहाँ पे भी है, तुम यहाँ पे भी है, कंफ्यूज मत आना, पहले TP आता है फिर TM आता है, पहले टर्बियम आता है फिर थूलियम आता है। तो यहाँ पे 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए कह रही हूँ प्रैक्टिस जरूर करें। लैंथेनम, सीरियम, प्रसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्पियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम एंड लुटेशियम। तो these all are your 4F सीरीज मेंबर। 4F क्यों बोला? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होने वाली है? 4F में होने वाली है, ठीक है? चलो आगे, चलो। अब क्योंकि ट्रिक तो हो ही गई है, क्यों ना इसको अब दोबारा से लिखें, तुम्हें रिवीजन हो जाएगी। चलो बोलो मेरे साथ साथ, ला चिक्की परी ने रुक जाओ, प्रेम सम्मान से यूं घड़ी, यहाँ पे लिख रही हूं, तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो गया क्या याद, या थोड़ा टाइम जाएगा? यस मैम। हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है N-2 F1 to 14, N-1 D 1 to 10 NS2। मतलब NS में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमेशा, आप देखेंगे। D में या तो, अरे नहीं गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, 0 to 1 लिखो बेटा। D में या तो 0 आएंगे या 1 आएगा, मतलब या तो एक भी नहीं आएगा, आएगा तो एक आएगा, ठीक है? F वाले में 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। NS क्या है तुम्हारा? आउटर मोस्ट शेल है। N-1 D क्या है तुम्हारा? पेनल्टीमेट शेल है। और N-2 F क्या है तुम्हारा? एंटी पेनल्टीमेट शेल है। मतलब ये थोड़ा, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपको मैं बताऊंगी जो F वाला और वाइटल होता है ना, वो डीपली बरीड होता है। बरीड का मतलब समझते हो? अंदर की तरफ धसा हुआ, है ना? D वाला थोड़ा बाहर होता है और S वाला तो उससे बाहर है, बिकॉज वो आउटर मोस्ट शेल है। F वाला थोड़ा अंदर की तरफ, डीपली बरीड, इसको हम वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ, ठीक है? वो भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी तुम लोगों को जब इसमें क्वेश्चन बताऊं, ठीक है? स्टार्ट करें फिर। तो लेंथेनम क्या होता है मेरा बेटा? 57 होता है। तो इसमें जो नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है? ज़ीनोन होती है। मैंने तुम्हें बोला कि लेंथेनम इज योर P ब्लॉक एलिमेंट, नॉट F ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें F में तो फिलिंग नहीं होगी मेरा बेटा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? चलो
अब आते 58। 58 यहाँ पे लगाओ एक स्टार, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। अलग अलग बुक्स में देखोगे अलग अलग सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जमाने दर जमाने बदलती रहती है, बट एनसीईआरटी वाली तुम्हारी वो रहेगी रेफरेंस, मतलब एनसीईआरटी तुम्हारी रेफरेंस रहेगी। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जिनोन 54 तो होगा ही होगा, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने हो गए 54 और 2 56, 2 और रह गए ना, तो 2 और क्या होंगे, एक 4f में जाएगा और एक 5d में जाएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग दोनों 4f में होने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। ठीक है जी, आगे चलिए 59। जिनोन अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन नहीं है। 54 और 2 56 और 3 59 है ना, कायदे से 3 तो आना चाहिए ना, 3 आ गया। यहाँ पे देखो 4f4 6s2, अब फिल करते जाओ 4f5 6s2 4f6 6s2 4f7 6s2। रुक जाओ यहीं तक रुक जाओ, यहीं तक रुक जाओ, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। अब मुझे ये बताओ गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f, तुम्हारे अकॉर्डिंग 4f8 आना चाहिए, बट मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये आएगा, क्योंकि रीजन क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऐसे आने का, रीजन ये है क्योंकि 4f क्या है तुम्हारा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डी में चला जाता है। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। चलो 65 में नजर मारो, तो यहाँ पे कितने 8, तो यहाँ पे यानी कि 4f में 9 में जाएंगे, 4f में कितने जाएंगे 9 जाएंगे, यहाँ पे कितने जाएंगे बोलते जाओ 10 जाएंगे। नेक्स्ट में बताओ कितने जाएंगे, 11, हाँ वेरी गुड 11 जाएंगे। नेक्स्ट में कितने जाएंगे 12, नेक्स्ट में बताओ 13, 14, तो बस मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हो एफ में से 14, तो यहाँ आने की ये वाला जो है किसमें जाएगा फिर, टी वेरी गुड 5d में जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार याद करना पड़ेगा थोड़ा तुम्हें, मैं एक बार अंडर वो कर लेती हूँ, इसको याद करना पड़ेगा और एक इसको याद करना, बस ठीक है। अब मैं तुम लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, आराम से जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो और मुझे थम्स अप करो, दोबारा लिखो, अगर लिख रही है तो भी दोबारा लिखो, तुम्हें याद होना चाहिए। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 9:20 हुए हैं, 9:21 पे फिर मैं आगे चलूँ। मैम ये सीई में 4f1 और 5d1 होने का कोई रीजन है? किसका मेरा बेटा, किसमें? मैम 58 एलिमेंट में। देखो इसका जो रीजन है ना कोमल, वो हम पढ़ाते हैं बच्चों को ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो नोट्स वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, वो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोलूँ ये तुम्हें लर्न करना है। यस देयर आर रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, देयर इज अ रीजन है इसके पीछे कि ऐसा क्यों है, बट वो बियॉन्ड योर स्कोप है, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, कभी नहीं बताया मैंने बच्चों को, बोला एक्सेप्शन है याद करो, ठीक है। यस मैम। हाँ, क्योंकि मुझे चाहिए होंगे फिर थोड़े ज्यादा टाइम चाहिए होगा उसके लिए, 30-40 मिनट। कुछ कुछ बुक्स क्या लगती है, कुछ कुछ बुक्स में 4f2 भी लिखा हुआ है, बट हमें किसको रेफरेंस मानना है, एनसीईआरटी को मानना है। एनसीईआरटी लिखती है 4f1 5d1। जल्दी से लिख लो। करें? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है,
चलिए ओके बेटा, आगे चलती हूँ मैं। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना मेरा बेटा, उनको हम एलएन से दिखाते हैं। एलएन का मतलब क्या है? वो सारे लेंथेनॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Ln+2 का मतलब क्या है? ये +2 वाले केस में कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 6s में से निकलेंगे। +3 का मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकलेंगे, फिर d वाले में से निकलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये वाली कॉन्फ़िगरेशन तो याद होनी ही चाहिए, साथ ही साथ +3 वाली भी अपने आप ही हो जाएगी अगर वो याद है तो, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी तुम्हें याद रखनी है? लेंथेनम का थोड़ा ध्यान रखना कि एफ में जो है फिलिंग नहीं होती है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है मेरा बेटा। उसके अलावा सीरियम की याद रखनी है तुम्हें। उसके बाद तुम्हें गैडोलिनियम की याद रखनी है। उसके बाद तुम्हें इसकी लुटेशियम की याद रखनी, ठीक है। Yes, ma'am. बताओ इतना कर लोगे तो एक बार थम्स अप दे दो, फिर हम आगे चलते बेटा। ओके नाउ अब देखो बात आती है, आप सबको पता है जब जब हम कोई भी एलिमेंट कोई भी हम ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसका पहला हमारा काम क्या होता है? एटॉमिक आयनिक रेडियाई, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब डिस्कस करना होता है। तो एफ ब्लॉक में भी हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है इसलिए करेंगे। इवन तुम्हारे स्कूल में तो 2 नंबर का फिक्स रहता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आता ही आता है तुम्हारे स्कूल में, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। बट नीट में कैसा आता है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करूं तो बेसिकली जो तुम्हारी सीरीज है, हालांकि मैंने डाउन द ग्रुप लिखवाया है बट एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट की बात करी। आप सबको पता है लेफ्ट टू राइट आपका साइज डिक्रीज होता है, इतना हम 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इन जनरल वी कैन से कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। रीजन आप देते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, राइट। अच्छा, तो इसमें भी क्या होता है मेरा बेटा? हाँ, इसमें भी क्या होता है कि अगर आप लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक जाएंगे आपका साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। होता क्या है मेरा बेटा, अगर तुम नोटिस करोगे तो इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, और तुम लोगों को पता है सबसे अच्छा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो s का होता है, फिर p का होता है, फिर d का होता है, और फिर f का होता है, ठीक है। अब क्योंकि f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर है। मतलब जो f के इलेक्ट्रॉन्स है मेरा बेटा, और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं 6s वाले, उनको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा। अगर उनको नहीं कर पाएगा शील्ड तो क्या होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, मतलब साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू कैन से साइज डिक्रीज हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। याद करो डी ब्लॉक में भी मैंने बताया था, पहले कम होगा फिर बराबर हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते थे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही मैं जब एक्टिनोइड्स पढ़ाऊंगी तो वहां पे बताऊंगी एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बेटा क्योंकि 4f की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने की वजह से इनका साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी को ही हमने क्या नाम दे दिया? बस यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमें रीजन तो देखो पहले से ही पता था, है ना, बस इसका नाम दे दिया। बेटा जिसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है ना, इतना टेंशन मत लो, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या? साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कैन यू सी दैट? बहुत ज्यादा करने कहने का मतलब क्या है? अगर तुम दो किसी में कंपेयर करोगे तो अगर देखो इसका इतना साइज है तो इसका इतना है, देख पा रहे हो क्या? Yes, जब आप ma'am. इसके एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखोगे ना तो आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस एक बार एनसीईआरटी की लाइंस को मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ये हो जाए कि हाँ सिर्फ इतना ही, और कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है वो, द शील्डिंग, ध्यान से सुनना, द शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1 d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। देख रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक 4f इलेक्ट्रॉन की बात करोगे शील्डिंग की, वो कम है, खराब है एज कंपेयर टू अगर मैं डी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो।
डी इलेक्ट्रॉन वाले कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर शील्ड कर पाते हैं 4f वाले इलेक्ट्रॉन से विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द सीरीज। ठीक है, देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये बता दिया मैंने। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, इसी को क्या बोल दिया इन्होंने, क्या नाम दे दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या मेरा बेटा, जो आपके 4D और 5D सीरीज के मेंबर थे ना, उनकी जो आयनिक रेडियाई है, या मैं बोलूं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे आपका जिरकोनियम होफ्नियम हो गया, ठीक है, मोलिबेल्डियम टंगस्टन हो गया, या मैं बोल दूं और क्या पढ़ते थे अपन, नोबिलियम और टेलियम, नाम देख लेना उसका, जिसको मैंने याद करवाया था वी नोबिता से। तो इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। याद करो, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ तुम लोगों को। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें डी ब्लॉक के केस में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का वो मैंने ग्राफ सा दिखाया था तुम लोगों को, और मैंने कहा था देखो ये 4D और 5D का थोड़ा आपस में पास पास ग्राफ है, याद आ रहा है? तो वो पास पास ग्राफ क्यों हो रहा था, क्योंकि 5D में भी क्या होता है, एफ वाले उसमें फिलिंग होती है कायदे से, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए ना, बट इन दोनों का क्या रह जाता है, 4D और 5D सीरीज का बराबर रह जाता है। रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जिरकोनियम होफ्नियम, मोलिबेल्डियम टंगस्टन और आपका वी नोबिता जो है उसका क्या है, आयनिक और क्या बोलते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है, सिमिलर होती है। किस वजह से हो रहा है ये हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो एफ में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उस वजह से हो रहा है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है नहीं, शील्ड वो कर नहीं पाते हैं, अब नहीं कर पाते तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप भी साइज बढ़ने की बजाय ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और किसकी बात कर रही हूँ मैं, 4D और 5D सीरीज की। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जल्दी से कंफर्मेशन दे दो। चलो, अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे जहां से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड से। तो यहाँ पे जितने मर्जी स्टार लगा लो उतने कम है। ठीक है, हुस्नवाज भी नहीं आया क्लास में। भाई ये क्लास में मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, ज्वाइन तो इतने बच्चे करते हैं, हर बार यही होता है क्लास में, ज्वाइन तो 40 स्टूडेंट करते हैं और लास्ट में जाते जाते उतने रह जाते। इस बार पता है क्या होगा, जो बच्चे मतलब नहीं आते हैं ना क्लास में, लाइक क्लास में नहीं आते, रिमूव हो जाएंगे वो ग्रुप से, क्योंकि बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं क्लासेस लेने के लिए, बट उनको नहीं मिल रहे हैं, मतलब उनको हम नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है इस ग्रुप में। तो जो नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लास में कोई फायदा ही नहीं है फिर। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा बेटा क्या है, पहला पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना मत। जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे मुझे लगेगा ना एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कोई पॉइंट बता रही हूँ, वहां मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी, कोई फायदा ही नहीं है लिखने का इसको। थ्योरी का क्या फायदा लिखने का, फॉर्मूला होता तब भी लिखते। पहला है ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल। वो कह रहे हैं कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, सिल्वर व्हाइट कलर के सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट मेटल मतलब काटोगे तो भैया आराम से कटेंगे। एंड टार्निश रेपिडली इन एयर, अगर एयर की मतलब एयर की प्रेजेंस में उसको रख दोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं सारे लेंथेनॉइड्स जो होते हैं सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, लेकिन एक समेरियम जो होता है मेरा बेटा वो हार्ड होता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, मैं वेट कर रही हूँ कब नीट में पूछेंगे कि लेंथेनॉइड सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लेकिन जो समेरियम होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, सबसे हार्ड होता है बाकी सारे लेंथेनॉइड्स में। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी कहती है, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी वाले ही करवा रही हूँ, जहां जहां एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वहां मैं बता दूं।
जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट मेरा बेटा, जो लेंथेनोइड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, 1000 से 1200। मैम याद करनी है क्या, नहीं, सिर्फ देख लो। लेकिन समेरियम जो मेल्ट करता है वो 1623 केल्विन पे करता है, तो इससे तुम पता लगा सकते हो कि बाकी सब लेंथेनोइड्स सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट समेरियम। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Okay. मैम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट वो ये कहता है एनसीईआरटी, क्योंकि मेटल से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल जैसी होती है। जैसे मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, है ना, और क्या होती है, मेटेलिक क्लस्टर्स होते हैं वो, है ना, डक्टिलिटी होती है, उनके मेलेबिलिटी होती है, तो सेम इनका भी मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बाकी ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना, सिर्फ एक बार पढ़ सकते हो बट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगाओ मोस्ट। अगर आपके एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ रहे हो, अगर हो सकता है एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी हो, तो वहां पे लगाओ स्टार, ट्रिपल स्टार लगाओ। वो बोलता है कि मैनी, कौन बोलता है, एनसीईआरटी कहती है मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयंस। ट्राइवेलेंट मतलब दोज लेंथेनोइड्स व्हिच आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होते हैं मेरा बेटा, कलर्ड होते हैं। कलर्ड किसमें, सॉलिड स्टेट में भी, और उनका एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे उसमें भी। कलर क्यों आता है आपको पता ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे डी वाले में डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, इसमें किस वजह से आता है, एफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने से, यानी कि बोल सकते हो एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। ठीक है, एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में है तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, है ना, एफ ऑर्बिटल के। फिर जब वापस आएंगे तो विजिबल रीजन में क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे, जिसकी वजह से हमें कलर दिख रहा है। मैंने कहा मैनी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैंने कहा आई एम सेइंग मैनी, मैंने ये नहीं कहा ऑल, समझ रहे ना इस बात को। मैं ये नहीं कह रही सारे ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड्स आयन का कलर, बट मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयंस आर कलर्ड। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन कलर नहीं है, चेक कर लो। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर शो नहीं करेगा, वो कलरलेस होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. जैसे देखो हाईलाइट कर रही हूँ, लेंथेनम 3+ एंड लुटेशियम 3+, ये दोनों के दोनों क्या है, कोई कलर नहीं दिखाते हैं। दोनों के दोनों कलर नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते मैम, इधर आओ। लेंथेनम क्या था मेरा बेटा, याद करो 5d1 6s2 था। अगर तुम तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 2 6s से और एक 5d से, तो क्या इसके पास कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है जी, अच्छा। लुटेशियम में देखो, लुटेशियम में याद करो 4f14 5d1 6s2 होता है, अगर तुम्हें याद हो गई है तो। यहाँ से भी अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये तो कुछ बचे, मतलब 4f14 बचेगा विच इज फुल्ली फिल्ड। तो यहाँ पे भी एफ ट्रांजिशन नहीं होगी, नहीं होगी तो कलर भी नहीं आएगा। यही बोल रहा हूँ। नीदर लेंथेनम 3+ nor lutetium +3 and show any color but the rest do so। ठीक है, बोलो बोलो, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। उसके बाद कह रहा है लेकिन जो इनके एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं वो नैरो होते हैं। बेटा देखो एब्जॉर्प्शन बैंड्स क्या होते हैं ना, अब इसमें भी थोड़ा वो कैच है। कैच क्या है, क्योंकि ये तुम वही अपने मास्टर्स ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। जब इनके ग्राफ बनाए जाते हैं, मतलब इनके जब बैंड्स देखे जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, तो देखा गया जो एफ और जो आपके लेंथेनोइड्स हैं उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से आते हैं, नैरो एंड शार्प। नैरो एंड शार्प, शार्प क्यों आते हैं, शार्प इसलिए आते हैं मेरा बेटा एफ ट्रांजिशन की वजह से। मैंने अभी आपको बोला ना कि जो एफ ऑर्बिटल, जो एफ वाले ऑर्बिटल होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं धंसे हुए, मतलब डीपली बरीड होते हैं। तो डीपली, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज अंदर की तरफ है तो उसको बाहर के फैक्टर्स, इन्वायरमेंट में काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे बोलूंगी मैं, जैसे लिगेंड्स अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, काफी सारे और एटमाइन मॉलिक्यूल्स हैं, वो इफेक्ट नहीं करेंगे उसको। वो इफेक्ट नहीं करेंगे तो प्योरली जो ट्रांजिशन होगी वो एफ ट्रांजिशन होगी, एफ लेवल में होगी, जिसकी वजह से इनके जो बैंड्स आते हैं एकदम शार्प और नैरो आते हैं।
जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो बैंड्स आते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैं यूं ही बता रही हूँ नॉलेज के लिए, कि जो डी ब्लॉक के बैंड्स होते हैं वो ब्रॉड आते हैं, ब्रॉडर बैंड्स होते हैं। रीजन ये होता है कि जो डी ब्लॉक, जो डी ऑर्बिटल होती है वो बाहर की तरफ होते हैं, मतलब वो अंदर की तरफ डीपली बरीड नहीं होते, बाहर की तरफ होते हैं। तो उनमें सिर्फ एफ ट्रांजिशन नहीं होती, एफडी ट्रांजिशन भी होती है कईयों में, जिसकी वजह से जो बैंड आता है वो ब्रॉड आता है। मैं फिर बोलूंगी, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो री नीट पेपर, मतलब जो नीट री एग्जामिनेशन हुआ था ना अभी 1563 स्टूडेंट्स का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ये एनसीईआरटी की लाइन है तुम्हारी, ध्यान रखोगे? हाँ बोलो बेटा। मैम रिपीट करना जो बता रही थी आप। मैं बोल रही हूँ कि जो आपके, ये नहीं करना, ये छोड़ दो तुम, बस ध्यान रखना डी जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन केस में हम ब्रॉडर बैंड्स होते हैं इस तरीके से। लेकिन एफ ब्लॉक में क्या होता है, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका क्या होता है, शार्प बैंड आता है। किस वजह से आता है? एफ ट्रांजिशन की वजह से आता है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। आगे चलो, आगे बोल रहा है लेंथेनॉइड आयंस अदर देन, इधर आओ, एक लाइन बोल रहा है, वो ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है लेंथेनम 3+, सीरियम +4 और ये टर्बियम 2+ एंड लुटेशियम 3+, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। सही बोल रही हूँ मैं? एक बार चेक करिए, चेक करो। लेंथेनम 3+ में F0 होता है, सीरियम +4 में भी देखो F0 होता है। याद करो 4F1 5D1 6S2, चारों के चारों निकाल दोगे F0 बचेगा ना। जेटरबियम 2+ और लुटेशियम 3+ में एक बार देखो, पलटो, पन्नों को पलटो, पेजेस टर्न करो और देखो क्या लिखा था तुम लोगों ने, F14 होता है उसमें। जेटरबियम +2 में F14 है, देखो ना, मैंने ये लिखवाया था ना तुम लोगों को। तो क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएंगे, ये रह जाएगा ना। ऐसे लुटेशियम में क्या बताया था मैंने, 4F14 5D1 6S2, तो ये तीनों निकल जाएंगे, तो ये रह जाएगा। यानी कि ये क्या है, चारों डायमैग्नेटिक है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि वो क्या है, और पैरामैग्नेटिक। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सोच लो, Yes, देख लो क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। सिर्फ 2 पेजेस में एनसीईआरटी ने लेंथेनॉइड्स को निपटा रखा है, और वो 2 पेजेस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मतलब ये लगा लो 4 नंबर, क्योंकि डीएनएफ लोग का वेटेज बढ़ा दिया। ठीक है, तो 99.99999% चांसेस है कि लेंथेनॉइड से दोबारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो फिर वो क्या बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिज्म राइजेस टू, फिर वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर नियोडायमियम में, कि आपको याद करने की जरूरत है, तो निकाल के पता लगा लेंगे। पैरामैग्नेटिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, कैसे पता लगाओगे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ठीक है, अच्छा एक बात सुनना, मेरी बात बेटा। गैडोलिनियम 3+ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेटा, एक बार देखना। गैडोलिनियम +3 में 4F7 होता है, बट मैं ये कह रही हूँ कलरलेस है। मैम ये कैसे बोल रहे हो आप, कलरलेस कैसे होगा? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैम, इसमें तो कलर आना चाहिए, बट कलर नहीं आ रहा। यस, क्योंकि एफएफ ट्रांजिशन करना नहीं चाहता है, हाफ फील्ड है ना, स्टेबल है। याद करो Mn2+ का कलर क्या बताया था मैंने, पेल पिंक बताया था, याद है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, पेल पिंक क्यों था? अगर कोई दूर से देखेगा तो दिखेगा व्हाइट कलर है। रीजन ये है, मैं फिर बोल रही हूँ, लेपोर्टे रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल होते हैं काफी ज्यादा। ग्रेजुएशन में कभी तुम्हें मौका मिले, या कभी बुक्स खरीद लेना एमबीबीएस में केमिस्ट्री की, ये पढ़ने को मौका मिलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। Mn+2 में भी क्या होता है, D5 होता है, हाफ फील्ड है ना, तो वो ज्यादा ट्रांजिशन, उसमें जो डीडी ट्रांजिशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वजह से कलर बहुत डार्क नहीं आ रहा होता, उसका पेल पिंक ही रह जाता है। और गैडोलिनियम +3 तो 4F7 है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, डीडी ट्रांजिशन जो होती है उसकी वजह से जो कलर आते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंस कलर नहीं होते। जो आपकी चार्ज ट्रांसफर वाली ट्रांजिशंस होती है ना, जैसे मैं बोलती थी LMCT, ऐसी MLCT भी होता है, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। उनकी वजह से जो वो होते हैं, कलर आते हैं, वो बहुत इंटेंस होते हैं, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बहुत ही ब्राइट कलर आते हैं। ठीक है, जैसे KMnO4 का पर्पल कलर आ रहा है,
है ना। क्रोमेट डाइक्रोमेट के डीप ऑरेंज येलो कलर आ रहे हैं, तो काफी इंटेंस कलर है। वो इंटेंस कलर आते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, जो पूरा चार्ज ट्रांसफर कर जाता है मेटल के डी और वाइटल में, जो कि मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हूँ। डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं, इंटेंस नहीं आते। तो क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। ग्रेजुएशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही पूरी बुक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो उसमें कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं कि किसका कलर इंटेंस है, किसका कलर वीक है। कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं, जैसे लपोटे सिलेक्शन रूल होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, बहुत सारे रूल होते हैं जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कलर इंटेंस आएगा या कलर पेल मतलब फेड कलर आएगा, मतलब लाइट कलर आएगा, जो कि आपके सिलेबस में। इसीलिए इन्होंने कुछ कुछ बातें लिख दी हैं, तो अब वो कुछ कुछ बातें मैं आपको उतना ही बता देती हूँ जितना तुम्हारे काम की। ज्यादा बातें बताने का कोई फायदा है, वो भी नीट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस तुम्हें करना होता है, मैक्सिमम चैप्टर्स तुम्हें करने होते हैं। तुम्हें पता है ना तुम लोगों पे कितना प्रेशर है ना। तो जितना तुम लोगों के लिए जरूरी है उतना ही। मैंने एक चीज सीखी है बेटा, 5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। टीचर को जितना आता है वो अच्छी बात है, बट मैंने ये चीज सीखी है। मैं पहले पता क्या करती थी, जब मेरे इनिशियल डेज थे ना, मैं बच्चों को बहुत सारा बता देती थी, बहुत सारा। बट जब मैं पेपर देखती थी ना, जब मैं पैटर्न देखती थी नीट का, तो मुझे ये रियलाइज होता था कि नहीं बताना, मतलब जितना जरूरी है ना बच्चों के लिए उतना डालो, क्योंकि आप अगर ज्यादा डालोगे ना बच्चों के दिमाग में, ऑब्वियस ही बात है वो निकलेगा। ये लपोटे रूल सिलेक्शन रूल आप भूल जाओगे कल तक, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारा है पढ़ने को, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। और यस मैम। आप जेई के बच्चे नहीं, जेई में ठीक है, जेई एडवांस लेवल में पढ़ाई जाती है चीजें, पढ़ाई जाती है, जो मैं बोलती हूँ ना उसमें आता है, मतलब इवन ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल का जेई एडवांस में पढ़ाया जाता है। बट आपको मैं क्यों पढ़ाऊं, उनके पास तो ये होता है कि उनको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते जेई वाले बच्चों, बट आपको क्या होता है 3 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो इसीलिए ये चीज मैंने सीखी है अपने टीचिंग करियर में, जितना आप लोगों के लिए जरूरी है उतना आप लोगों को पढ़ाया जाए। ज्यादा ज्यादा कराने का मेरे कोई फायदा नहीं है। क्या ही कर लूंगी मैं बहुत ज्यादा, जब वो पेपर में आना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम हमें पढ़ना है, पढ़ लेना, कभी पढ़ना हो तो मैं अलग से पढ़ा दूंगी मैं कभी, जब तुम्हारी 12th हो जाएगी। बट अभी के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ो। अभी के लिए हमारी जो भगवान है वो एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को रेलेवेंट पढ़ना, रेलेवेंट। कभी भी ये नहीं करना कि जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करो, लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए, वो मैं बताऊंगी अगर करने भी है। इसलिए कहती हूँ जितना तुम लोगों के लिए बस उतना ही पढ़ो। 8th वाला देखो, 8 कहता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा, जो लैंथेनॉइड्स की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी गई है वो अराउंड 600 मिली है, सेकेंड अराउंड 1200 मिली है। आपको याद भी करनी वैल्यूज, जो कि कंपेरेबल है कैल्शियम की। याद करो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट डबल होती है, तो वो कह रहे हैं कैल्शियम की कंपेरेबल है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो उनका जो लैंथेनॉइड्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एल्यूमिनियम जैसे बिहेव करेंगे, मतलब उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो जाएंगी एल्यूमिनियम के। स्टार्टिंग वाले कैल्शियम के सिमिलर हैं, बट जैसे जैसे आगे जाओगे तो दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज होती है वही ये शो करते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। अभी तक ये नीट में क्वेश्चन नहीं आया, बट आने वाला है। अभी तक नीट में मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कौन सा नहीं है। एक तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, है ना, एक इससे अभी तक नहीं पूछा हार्ड वाले से, बाकी सबसे पूछ चुके हैं, मतलब बाकी सारे पॉइंट से उन्होंने क्वेश्चन बना दिया इतने सालों, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो आगे चलो मैम लास्ट पॉइंट था ना मैम? लास्ट पॉइंट क्या था अभिषेक, एक मिनट बताते हैं। मैं कह रही हूँ बेटा, जो स्टार्टिंग के लैंथेनॉइड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कैल्शियम जैसी होती है, मतलब जितना कैल्शियम रिएक्टिव होता है वही उनकी रिएक्टिविटी होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। बट जैसे जैसे आप आगे जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम जैसी होती है, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो मेरा बेटा। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखो, लेंथेनम 3 क्या लिख रहा है ये कहने का ये मतलब है, अगर ये नहीं लिखना तो ये लिखो बस फर्स्ट पॉइंट में,
most common oxidation state of lanthanoid is +3। मतलब मैं ये बोल रहा, बेटा प्लीज ध्यान से सुन लेना, एक तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक से, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आता है, ठीक है। Yes, ma'am. पहला लिखो पॉइंट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी लैंथेनोइड्स की, +3 होगी। मतलब मोस्ट कॉमन बोल दो या मोस्ट स्टेबल बोल दो, सबसे ज्यादा किसकी होगी, लैंथेनोइड्स की +3 होगी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी बेटा लैंथेनोइड्स हैं जो +3 के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन से हैं वो आ जाओ। जैसे तुम्हारा यूरोपियम है वो +2 दिखाता है, यटरबियम जो है वो भी +2 दिखाता है। ऐसा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यूरोपियम +2 में मेरा बेटा 4f7 बन जाता है, जिनोन 4f7 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। यटरबियम +2 में क्या होता है, ये दिखाता है जिनोन 4f14 क्यों दिखा रहा है ये ऐसा, +2 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज फुल्ली फिल्ड है। थक तो नहीं गए तुम लोग, No, ma'am. थकना नहीं है भाई, अभी पढ़ा है काफी ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी मैम, अच्छा तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करें, खुद को ऑक्सीडाइज तो करेंगे ना, खुद को ऑक्सीडाइज, क्योंकि इनकी मोस्ट स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से, +3 है, तो जाना जाएंगे ना +3 में, तो इसलिए बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऐसे ही आपका सीरियम +4 और टर्बियम +4, यानी कि सीरियम +4 में भी देखा जाता है और टर्बियम भी देखा जाता है +4 में। क्यों, क्योंकि ये जिनोन 4f0 है और ये क्या है मेरा बेटा, जिनोन 4f7 है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, तो करेंगे ना अपने आप को, क्योंकि स्टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमन। क्लियर, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है ma'am. Yes, ma'am. शिखा, मिसबा, शगुन, प्रियांशी, दिशा, मुस्कान, अंशिका, अस्मा, सलम, Yes, और कौन कौन है, पीयूष, Yes, ma'am. फ्रेंड्स, Yes, ma'am. महक, खुशी, वर्षा, yes, ma'am. ओके, दक्ष, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सीरियम के बारे में थोड़ी बातें लिख लो कि जो सीरियम +4 होता है बेटा, किस फॉर्म में मिलता है, सीरियम सल्फेट। ये एक अच्छा एनालिटिकल एजेंट होता है। अब मैम ये क्या होता है, क्या करें बेटा, इस चैप्टर में है ही मतलब इतना कुछ फालतू का। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में क्या, कितनी ब्रांचेस आप देखते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कितने फिजिकल देखते हैं ना, बस ऐसे और भी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होती है एक ब्रांच। तो एनालिटिकल एजेंट काफी अच्छा होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, टाइट्रेशन में यूज किया जाता है इसको। कौन से कलर का होता है सीरियम, जब +4 में होता है तो ये होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, येलो ऑरेंज कलर में। और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिख रही बातें, Yes, ma'am. उसके बाद लिखो डिस्प्रोसियम, नियोडाइमियम और प्रसोडाइमियम। ये क्या बनाते हैं, MO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये है। लेकिन जो आपका यटरबियम है वो MO2 टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्योंकि यटरबियम +4 में नहीं मिलता है, यटरबियम +4 में नहीं मिलता है। लिखो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। हाँ शिखा, मैम लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर। मैं कह रही हूँ डिस्प्रोसियम, नियोडाइमियम एंड प्रसियोडाइमियम,
ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, MO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, DYO2, NDO2, PRO2, क्योंकि +4 में मिलते हैं। बट यटरबियम MO2 टाइप के ऑक्साइड्स नहीं बनाता है, क्योंकि MO2 का मतलब क्या, मेटल शुड बी इन +4 ना, बट यटरबियम +4 में नहीं होता है, इस वजह से। ठीक है, चलो उसके अलावा एक नोट करके लिखो, फिर उसके बाद हेडिंग डालना कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले नोट करके लिखो, लिखो सारे बच्चे। लेंथेनॉइड्स does not show variable oxidation state. लेंथेनॉइड डज नॉट शो, देखा ना आपने, नोटिस किया ना, लेंथेनॉइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहे, या तो +2 दिखा रहे हैं या +3 +4, उससे ज्यादा तो नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? बिकॉज एनर्जी गैप किसके बीच में बेटा, जो 4f और 5d वाले ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में बोल सकते हैं एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है। या तुम ये भी बोल सकते हो, और we can also say that 4f orbital is deeply buried. buried का मतलब समझ गए ना, अंदर की तरफ धसा हुआ। that is why they cannot participate in bond formation. लिखो इसको। ठीक है मेरा बेटा, यस मैम। मैंने क्यों लाइन बोली ये समझ रहे हो ना? जैसे अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते थे, उसमें तो देखा था आपने +7 तक पहुंच गई थी, और ओस्मियम की तो भैया +8 तक पहुंच गई थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 5d और 6s में तो कम गैप है, तभी मैक्सिमम उसकी 3 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी, लेंथेनॉइड। बट 4f और 5d में गैप थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से 4f के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालिए कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या नतीजे निकले, मतलब क्या क्या इससे डिफिकल्टी हुई। तो पहली डिफिकल्टी हुई कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम लोग, डिफिकल्टी लिखो, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। क्योंकि मैंने बताया ना बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इनका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उनको डिफिकल्ट, उनको सेपरेट करना, मान लो तुम्हें सेपरेट करना है यूरोपियम का, यूरोपियम अलग गैडोलिनियम अलग, तो उनको सेपरेट करने में थोड़ा मुश्किल आएगा। ठीक है, क्या मैम कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं है ना, 3 मेथड होते हैं जिससे आप इसको सेपरेट कर सकते हो, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। अब ये भी मैं बोलूंगी कि तुम लोग 12th में नहीं पढ़ते हो, ना ही तुम्हें जरूरत है करने की। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड होता है, इसमें काफी डिटेल स्टडी की गई है इसकी। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुन लो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस के साइज के बेसिस पे जो है, कौन थोड़ा छोटा बड़ा, उसके बेसिस पे ये आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड काम करता है, जिसकी हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, वी कैन सेपरेट लेंथेनॉइड्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, और क्या हुआ था मेरा बेटा, 4d और 5d सीरीज की सिमिलर रेडियाई थी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। उसके अलावा बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर बोले तो आपको पता है, मैंने बोला मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वो इस टाइप के बनाते हैं। ठीक है, लुटेशियम तक लेके जा रही हूँ, सोच के बताओगे कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं तो बेसिसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज? सोच के बताओगे मेरा बेटा?
बेसिसिटी घटनी चाहिए ना, डिक्रीज होगी मैम। क्योंकि OH क्या है, छोटू सा है, लेंथनम बड़ा है ना एज कंपेयर टू बाकी सारे, तो बॉन्ड वीक होगा। इधर देखो यस मेरी मैम। तरफ, बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, तो आसानी से OH नेगेटिव मिल जाएगा सॉल्यूशन में। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिसिटी क्या होगा मेरा बेटा, डिक्रीज। क्लियर है ये बात? यस मैम। और एक तो मैंने बता ही दिया कि जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स होंगे उनका क्या होगा, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, इतना ठीक है क्या? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब आपको क्या करना है, ये यूजेस जो है एक बार आप नेक्स्ट मतलब घर से पढ़ लेंगे, कुछ है नहीं इसके अंदर, इसमें बताया हुआ है कि ज्यादा यूज कहाँ होता है लेंथेनॉइड्स का, प्रोडक्शन ऑफ एलओए स्टील्स में होता है, प्लेट्स एंड पाइप्स में होता है। सबसे वेल नोन जो एलओए होता है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल एलओए किससे बना होता है, इसमें 95% लेंथेनॉइड मेटल्स होते हैं, इसमें 5% आयरन होता है और थोड़ा बहुत सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और जो मेन इसका मिक्स्ड मेटल का यूज होता है वो होता है मैग्नीशियम बेस्ड एलओए में, जैसे बुलेट्स बनाने के लिए, लाइटर फ्लिंट वही है जो तुम समझ रहे हो, शेल बनाने में। ठीक है, और क्या है, और कहाँ का यूज होता है, जो लेंथेनॉइड के ऑक्साइड्स होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं हम पेट्रोलियम क्रैकिंग में। जो लेंथेनम के ऑक्साइड्स होते हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं, एज अ फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन्स में, जो टेलीविजन स्क्रीन्स होते हैं वहां पे भी यूज किया जाता है लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स का। ठीक है, उसके अलावा फ्लोरोसिंग सरफेसेस में भी यूज होते हैं, और उसके अलावा कुछ लेंथेनॉइड के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सन ग्लासेस में भी यूज होते हैं। तो ये कुछ यूज हैं जो आपको सिर्फ रीड करना है, जस्ट रीड, लर्न नहीं करना है। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम पहले तो मुझे ये बताओ, हाँ एक ये रह गई है, ये एक बार देख लो मेरा बेटा, इसकी रिएक्शंस क्या है। मैंने कहा ना लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करे H2 गैस लिबरेट कर जाता है। याद करो, जो लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज है वो मेटल जैसी है, तो मेटल भी जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस लिबरेट करता है, तो लेंथेनॉइड्स भी करते हैं। हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो LnX3 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? Ln की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, हेलोजन की क्या होती है, 1 है। तो जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो यही नहीं बन जाएगा। वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, कार्बन के साथ करोगे तो कार्बाइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे तो नाइट्राइड बनेंगे। Ln भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्राइड भी 3 में है। ठीक है, N3 नेगेटिव, बचपन में पढ़ा होगा। और सल्फर के साथ करते तो सल्फाइड मिलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आई है कभी, और आने के चांसेस भी कम है, बस रीड कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे कोई डाउट है उसमें पीरियोडिक में? वरना मैं क्वेश्चन कराऊंगी 15 मिनट के लिए, बताओ। हैव यू एनी डाउट इन डीपीपी जिन्होंने मेरे को भेज दिए? और नहीं तो फिर मैं ये क्वेश्चंस कराती हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, वरना क्योंकि अभी आई है। क्या हुआ मेरे बेटा? ऑक्साइड्स किसमें बेटा, ऑक्साइड्स किसमें? अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। देखो चलो ठीक है, मैं डीपीपी वाला ले लेती हूँ, फिर ये नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास में आऊंगी तो सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है मेरे बेटा? शिखा एक बार बताना पड़ेगा बेटा, डीपीपी का डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना? चलो मैं बता देती हूँ। देखो आपने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स वाले, है ना, एम्फोटेरिक वाले, और आपने देखे होंगे एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स वाले। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स के लिए तो मैंने तुम लोगों को वो बताई हुई थी, ट्रिक बताई हुई थी, है ना, नो को नाश हुआ, याद है? नो को नाश हुआ। Yes, ma'am. उसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, किसी को याद है क्या? देखना चाहती हूँ किसको याद है, बताओ क्या पढ़ा है फिर तुमने? कोई हक नहीं है तुम लोगों का डाउट पूछने का, है?
जमाने या जनाबे? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। जनाबे मतलब जिंक का ऑक्साइड, अली मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसके अलावा एक आर्सेनिक का ऑक्साइड भी दिखाता है। तो आप ऐसे याद कर लेना, जनाबे अली असली ने गाया, गाया यानी गैलियम ऑक्साइड, बेकार बेरिलियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, पंजाबी सॉन्ग, सॉन्ग वाले टिन का ऑक्साइड। तो ये होते थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसके अलावा एसिडिक ऑक्साइड्स का क्या बताया था मैंने, जो अगर आपने वीडियो, मेरे को लग नहीं रहा किसी ने रिकॉर्डिंग देखी है, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है, खैर छोड़ो, जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं बेटा। जैसे CO2 है, एसिडिक है, जब आप उसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हो कार्बोनिक एसिड बनता है, H+ रिलीज करता है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे CO2 हो गया, N2O5 हो गया, है ना, और Cl2O7 हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। और जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो कौन से होते हैं, जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटेलिक ऑक्साइड अगर तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हो, अगर उनकी रिएक्शन आप कराते हो पानी में तो हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं आपको। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये आपको याद कर, ठीक है। और बोलो शिखा, तुमने कर लिए? यस मैम। मुझे भेज देना, मतलब कौन से वाले कह रही हूँ मैं, वो पीरियोडिक वाले जितने भी कह रही हूँ। यस मैम भेज दूंगी। ठीक है, और बताओ, और तो शायद किए ही नहीं होंगे किसी ने, तो ये क्वेश्चन ही कर लो फिर लगे हाथ। पहले का आंसर बता दो मेरे को, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बताओगे क्या? तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया क्या? यू ऑल आर बिहेविंग कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं भाई लेंथ नोट्स में। तुम्हें बताओ ना मेरे को इसका आंसर क्या होगा। मैं कभी डाउट्स लूंगी नहीं फिर तुम लोगों के। तुम मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं बताते हो। बताओ क्या होगा, कौन सा इनकरेक्ट है? यूरोपियम +2 दिखाता है, हाँ या ना में जवाब दो मेरे को। यस मैम। यस मैम दिखाता है। बी वाला बताओ, बी ठीक है क्या? बेसिसिटी डिक्रीज होती है, यस प्रोटोडायमंड से लुटेशियम तक। यस मैम। यस मैम। सी देखो, क्या एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है? नो मैम। नो मैम। हाँ, एल्यूमिनियम जितने रिएक्टिव, आप ये नहीं बोल सकते सारे लेंथ ना, आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग वालों की रिएक्टिविटी कैल्शियम जैसी होती है, बाद वाले की एल्यूमिनियम जैसे, तो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, रिएक्टिविटी का। टी वाला ठीक है क्या? Cerium+4 सॉल्यूशन यूज्ड एज ऑक्सीडाइज। यस मैम। तो आंसर कौन सा होगा? सी हो Yes, गया, ma'am. बोलते ही नहीं हो तुम लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो नोटबुक में, गैडोलिनियम की लिखो, टर्बियम की लिखो। चलो प्रिंस आप बताओ, यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी इसमें से? मैम बी वाली 4f7 6x2। शाबाश। और गैडोलिनियम की 4f7, बिल्कुल ठीक है। और टर्बियम होगी 4f9। हो जाएगा सबसे, जितने बच्चों ने हैंड रेज किया और बाकी बच्चे? यस मैम। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये आया है नीट 2024 में, मतलब अभी रिसेंट जो पेपर हुआ था ना उसमें। करो, क्योंकि बेटा आप लोग PYQs करोगे तभी तो मैं एक्स्ट्रा बुक के, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स के आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी। हमें सिर्फ PYQs नहीं करने होते हैं, हमें अलग अलग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो ये थोड़ा मुश्किल है पेपर में।
करो हैंड रेस करो, काफी बच्चे बैठे हैं। वेरी गुड पीयूष, शिखा, आयुषी, मुस्कान, अभिषेक, वेरी गुड। मुस्कान आप बताओ, चेतना है क्या? मैम ऑप्शन है। मुस्कान कुमारी, यस ऑप्शन ए, अभी बताया था मैंने। ठीक है, इसमें भी इसमें 4f14 होता है, इसमें 4f0 होता है। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या होगा मेरा बेटा? डायमैग्नेटिक होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए 52, मतलब 52 नहीं है ये, आपके एमटीजी का है। इसमें तो सब बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। ये चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है ना मेरे बेटा? जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना रट जाएगा टिप्स पे ये चैप्टर। बताओ मुश्किल लगा है? खत्म हो चुका है ये चैप्टर ऑलमोस्ट 90%। बस 10-15 मिनट का हो रहा है ये चैप्टर, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। वेरी गुड शिखा। है बस एक ही बच्चे ने बताया मेरे को, ये क्यों भाई? बाकी कहाँ गए? हैंड रेस करो सारे, ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अभिषेक बता बेटा। मैम ऑप्शन नंबर डी। लगाऊं चाटा? जिरकोनियम और ये नोबिलियम कहाँ से आ जाएगा? जिरकोनियम और क्या आएगा वर्षा? ऑप्शन ए। जिरकोनियम हॉफनियम की होती है। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, सुनते ही नहीं हो क्या बोलती हूँ मैं। 53 करो। वेरी गुड मुस्कान, प्रिंस, अभिषेक, शिखा, दक्ष, हिम्मत सिंह, सलम, वेरी गुड। वेरी गुड पीयूष, क्या बात है। पीयूष आप बताइए। मैम ऑप्शन ए। यस, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। ये वाला करो 54 वाला। ये तो अभी करा दिया मैंने। एक काम करो 54 और 55 दोनों करो। आयुष, अंशिका करो भाई हैंड रेस, कहाँ हो तुम लोग? प्रांशी, शगुन, तुमेला, दक्ष बता बेटा दोनों क्वेश्चन का आंसर। है 54 का बताओ पहले मेरे को। यटरबियम यस मैम। एंड 55 का नहीं प्रियांशी बच्चे, ए नहीं आएगा। यटरबियम +2 फुल्ली फिल्ड होता है 4f14, और ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये करो 56 वाला करो। जिसका नेटवर्क इशू हुआ है प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। वेरी गुड शिखा। सलम आप बताओ बेटा। शगुन आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। ठीक है, वो कह रहे हैं कोई सिमिलैरिटीज नहीं होती, भाई होती है। ये वाला करो। ये इस बार लिख लो, नीट 2025 में आएगा।
ये बड़े टाइम से नहीं पूछा इन्होंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है ये? क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होंगे ना वो लेंथ नोट्स, तब तक नहीं कर पाओगे। ये आपको देखना पड़ेगा यूरोपियम ये कहाँ आते हैं। और ये यटरबियम नहीं है भाई, कहीं यटरबियम समझो, ये यट्रियम है जो स्कैंडियम के नीचे आता है। देखो अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करूं तो सबसे पहले लेंथेनम आता है, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, यूरोपियम आता है। मतलब यहाँ आता है इसके बाद। बताओ, लेंथेनम का तो यूरोपियम से ज्यादा होगा ना, तो ए तो हटा दो, डी भी हटा दो, कौन सा आंसर होगा? Option C. Option C. Option ऑप्शन C. सी। यस, लुटेशियम सबसे पीछे जाएगा क्योंकि वो सबसे छोटा होगा। ठीक है जी, चलो 59 करो। क्या आ रहा है बताओ? Option B. Option. Option C. Option D. ऑप्शन ए। है Option C. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो तुम लोग? No, मैम ma'am. B option होगा। Ma'am, ऑप्शन option बी। B. ऑप्शन 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 Option B. Option पी। B. पी कैसे होगा? एफ में 10 to 14 दिया हुआ है। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए बोलो। ठीक है, चलो आगे चलूं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। नॉट करेक्ट। अरे माइक म्यूट करो बेटा। हम्म, बताओ भाई, कौन बताएगा? बस दो बच्चों ने किया। कौन सा इनकरेक्ट है? यहाँ पे जिरकोनियम कर लो, है ना? ये गलत लिखा होगा, मिसप्रिंट था। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, शिखा? Ma'am, option B. बी। रेडियस तो डिक्रीज ही होती है लेंथेनॉइड सीरीज में। No, सोचो ma'am, सोचो। option A. हाँ, मैम लेंथेनम A. वाला ज्यादा बेसिक होता है ना। Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये वाला बताओ।
अरे क्या बात है किशोर, आप बताओ। ऑप्शन ए। चलो बहुत ही बढ़िया। ये वाला बताओ, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ था ना अभी नीट का, वहां पे आया था। आज तक नहीं आया ये नीट में, इस बार आया था। कौन सा होगा बताओ भाई, कैसा बैंड आता है, नैरो आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो इसमें क्या आ जाएगा, नैरो एंड F4 बाइटर। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन करें इसमें। एक सेकेंड, 58 दोबारा देखो भाई, गड़बड़बाजी करती भाई। इसमें देखो, मैम ऑप्शन बी होगा शायद। यस, शायद नहीं यही होगा। क्यों होगा? यट्रियम इधर देखो, जस्ट मैं वही देख रही थी पीरियोडिक टेबल। यट्रियम यहाँ आता है भाई, कहाँ गया, एक मिनट रुको, ये देखो ये रहा, यट्रियम यहाँ आता है ना, देख रहे हो सारे बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो इसका साइज क्या होगा, कम होगा ना। यस मैम। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता Yes, है ना, ma'am. भूल गए? मेरे तो भूलना नहीं है, ठीक है, आई नो थक गए हो। ठीक है, तो यट्रियम का क्या होगा, साइज बड़ा होगा बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, कम होगा, कम होगा। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कहाँ गया, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, यट्रियम का कम होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो उससे ज्यादा इनका होगा, लैंथेनम यूरोपियम लुटेशियम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए अपने। एंड आपको क्या करना है, मॉड्यूल करना स्टार्ट कर दो। अगर किसी ने नहीं किया, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक्सरसाइज 2 कर लेना, एक्सरसाइज 3 मतलब एक्सरसाइज 2 का मतलब एक्सरसाइज का पार्ट 2 और पार्ट 3 कर सकते हो। एक्टिनोड्स के क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि वो भी नहीं हुआ अपना। ठीक है, एंड ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिनोड्स कंप्लीट करेंगे और हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी।